हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए गोले से एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी गोले का स्पर्श समतल क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, और अगर मान लीजिए हमें कोई गोले का समतल दिया हुआ हो तो उसके लिए प्रतिबंध क्या होगा, यानी कि कोई समतल किसी गोले का स्पर्श समतल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। आज ये दोनों टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई गोला दे रखा है तो उसका स्पर्श समतल क्या होता है और उसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम गोले के स्पर्श समतल की जो डेफिनेशन है ये आप लोगों को याद करनी है। डेफिनेशन क्या होती है उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गोले के स्पर्श समतल होने के लिए जो हम डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाया गया जो तल होगा वह तल उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। यानी गोला होगा, गोले के ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेंगे, उसकी परिधि पर चारों तरफ जो उसका पृष्ठ है उसके ऊपर, और उस बिंदु के ऊपर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा जिस तल में होगी वही तल उस बिंदु पर गोले का स्पर्श तल कहलाता है। देखिए, हमने यहां पर मान लिया कि ये कोई गोला है, यहां पर गोला बन रहा है जिसका केंद्र हमने मान लिया C है, ठीक है। और इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु हमने मान लिया P, ये P बिंदु है, और इस P बिंदु के ऊपर एक ये स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस स्पर्श रेखा के द्वारा जो ये तल बन रहा है, इस तरीके से जो तल बनेगा पूरा, उस तल को स्पर्श समतल या स्पर्श तल हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो ये तल बन रहा है पूरा चौकोर, इस तल को हम स्पर्श तल कहेंगे उस गोले का। अब इस स्पर्श तल की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम यहां पर एक गोले का समीकरण मान लेते हैं और उसके बाद फिर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। माना गोले का समीकरण, तो एक गोले का समीकरण हम ले लेते हैं, जो मानक रूप में गोले का समीकरण होता है उसको ले लेते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमने इस गोले की इक्वेशन मान ली, और ये जो C है इस गोले का केंद्र है, तो इस गोले का केंद्र अपन निकाल लेते हैं। क्या होगा, ये हमने अपने पिछले वीडियो में करके देखा था। तो गोले का जो केंद्र होगा, ये मानक रूप में हमने गोला माना है, इसके जो केंद्र होंगे वो होंगे -u और -w। ये गोले का केंद्र हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमको ये जो P बिंदु हमने माना है, इस P बिंदु का भी अब एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, x1 y1 और z1। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पर्श समतल हमें ज्ञात करना है वो स्पर्श समतल बिंदु P से तो जा ही रहा है, P से गुजर रहा है, और C और P को मिलाने से जो ये रेखा बन रही है CP रेखा, इस CP रेखा के लंबवत है। यानी कि हमको एक ऐसा समतल यहां पर निकालना है जो बिंदु P से तो गुजरता है और CP के लंबवत है, ठीक है। तो ऐसे तल की समीकरण हमको यहां पर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि C और P बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है CP, इसके दिक् अनुपात निकालेंगे हम।
जिनको हम स्मॉल लेटर में ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहां पर इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं और गोले का केंद्र हमने निकाल ही लिया, इसको हम सी बिंदु मान लेंगे। सी बिंदु हो गया ये, माइनस का यू माइनस वी माइनस डब्लू, और एक बिंदु हमने परिधि पर माना हुआ है गोले के पृष्ठ पर, P बराबर x1 y1 और z1। तो CP रेखा के दिक् अनुपात हम निकालते हैं। CP रेखा के दिक् अनुपात, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम पहले कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा हो कि दिक् अनुपात वगैरह कैसे निकालते हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखिए। तो A बराबर हो जाएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात संगत निर्देशांकों को घटा के निकाले जाते हैं। तो C और P को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालने हैं तो हम C और P के जो निर्देशांक है x y z के, इनको घटाएंगे। तो x1 में से माइनस u को घटाया तो x1 प्लस u हो जाएगा। B बराबर y1 में से माइनस v को घटाएंगे तो y1 प्लस v हो जाएगा। C बराबर z1 में से माइनस w को घटाएंगे तो ये z1 प्लस w हो जाएगा। तो ये ABC हो गए, दिक् अनुपात आ गई। तो अब हम उस समतल का समीकरण लिखते हैं। बिंदु P से जाने वाले यानी x1 y1 z1 से जाने वाले और CP रेखा के लंबवत, CP रेखा के लंबवत समतल का समीकरण। तो इस समतल का समीकरण ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है और उस समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो ये उस समतल का समीकरण है जिसके दिक् अनुपात ABC है और x1 y1 z1 से वो गुजरता है। तो हमने ABC के मान ऊपर निकाल चुके हैं, हम दिक् अनुपात हमने निकाल लिए और x1 y1 z1 बिंदु है और हम जो समतल निकालना चाह रहे हैं वो भी x1 y1 z1 से ही जाता है। तो यहां पर ABC के हम मान रख देते हैं। अब तो देखिए A बराबर है हमारे पास x1 प्लस u और इसके साथ में आ जाएगा x माइनस x1 प्लस y1 प्लस v, ये v का मान हो गया, y माइनस y1 प्लस c का मान रख देंगे z1 प्लस w और z माइनस z1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम पहली टर्म को इधर के पहली टर्म से गुणा करेंगे दोनों कोष्टकों में गुणनखंड में तो x x1 आएगा, ऐसे ही सेकंड टर्म में y y1 आएगा और थर्ड टर्म के अंदर z z1 आएगा। तो इन तीनों को तो हम पहले लिख लेते हैं, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1, इतना हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर की जो टर्म है u और इधर से दूसरे नंबर का जो पद है x1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का u x1 आएगा, u x1, ऐसे ही यहां पर माइनस का v y1 आएगा और थर्ड टर्म के अंदर माइनस का w z1 आएगा। अब क्या क्या गुणा रह गया हमारे पास, x1 को x1 से गुणा करना है तो माइनस का x1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म के अंदर माइनस का y1 स्क्वायर आएगा और थर्ड टर्म के अंदर माइनस का z1 स्क्वायर आएगा, माइनस का z1 स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद रह जाता है अब हमारे पास ux vy और wz, तो ये हो गया प्लस ux प्लस vy प्लस wz
इक्वल टू 0। तो ये इनको गुणा करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की संख्या आ गई। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये शुरू की जो 3 टर्म है इनको ऐसा कैसे ले लो, x(x1) y(y1) प्लस z(z1). फिर बाकी जो लास्ट में ये x1 y1 z1 वाली जो टर्म है इनको एक साथ ले लेते हैं। सब में से देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, उससे पहले हम ये नीचे की 3 टर्म लिख लेते हैं, प्लस ux प्लस vy प्लस wz। और इसमें से हमने ले लिया माइनस कॉमन सभी टर्म में से, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस ux1 प्लस vy1 प्लस wz1, ये बच गया और बराबर 0 हो गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर लास्ट में जो ये टर्म लिख रही है इस जगह पर, इसकी वैल्यू हमें देखनी है कि ये किसके बराबर होगा। तो हमने ऊपर माना है, देखिए कि जो बिंदु P है x1 y1 z1 ये गोले के ऊपर स्थित है और गोले की इक्वेशन ये रहा समीकरण नंबर 1 में। तो ये P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित है, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु को हम गोले के अंदर एक्स वाई जेड की जगह पर रख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड की जगह पर x1 y1 z1 अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, देखिए यदि बिंदु P x1 y1 z1 गोले पर स्थित है, गोले पर स्थित है, तो क्या होगा, हम इन बिंदुओं को गोले में रख सकते हैं। तो वो समीकरण कुछ ऐसे हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस d बराबर 0 हो जाएगी। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है इसकी। तो देखिए यहां से हम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और इन तीनों में से एक एक पद इसमें मिला लेते हैं, यानी कि u(x1) प्लस v(y1) प्लस w(z1) बराबर। अब इस d को इधर ले जाते हैं और इनमें से जो एक एक टर्म बच जाएगी, दो दो है, ये हमने एक एक ले लिया, बाकी बच जाएगी वो इधर आ जाएगी। तो ये माइनस हमने कॉमन लिया और ये हो गया u(x1) प्लस v(y1) प्लस w(z1) प्लस d। ये वैल्यू आ गई, देखिए इसकी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस ux प्लस vy प्लस wz1। इस मान को हम यहां पर रख देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और समीकरण नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 2 ले लिया। देखिए समीकरण 2 में मान रखने पर तो समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) प्लस ux प्लस vy प्लस wz। तो ये तो यहां तक की टर्म हो गई। अब माइनस के निशान के साथ हमको इसकी वैल्यू रखनी है और इसकी वैल्यू भी माइनस में आ रही है। देखिए यहां पर ये माइनस के साथ ये है और ये हमको यहां रखना है, तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा और ये हो गया u(x1) प्लस vy1 प्लस wz1 प्लस d और बराबर 0। ये हो गया। अब केवल हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो हमारे समतल का समीकरण आ जाएगा। देखिए x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1), ये ऐसा कैसे ही प्लस, अब एक ये u वाली टर्म और इधर से ये u वाली टर्म में से u कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस x1
ऐसे ही v को कॉमन ले लिया तो बचेगा y प्लस y1, और w को कॉमन लेंगे तो बचेगा z प्लस z1, और प्लस d ऐसा कैसे ही रह जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आई है ये उस गोले के स्पर्श तल का समीकरण है जो बिंदु x1, y1, z1 से गुजरता है और CP के लंबवत है। अब यहाँ पर सेकंड चीज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई समतल है हमारे पास, वो समतल गोले का स्पर्श समतल कैसे होगा, है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो वो कंडीशन अब हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए, अब हम किसी गोले के लिए स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक समतल ले लिया Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये हमने यहाँ पर एक समतल ले लिया डियर स्टूडेंट्स, ये समतल हो गया। अब ये समतल एक गोले का स्पर्श समतल है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक गोला मानना पड़ेगा। देखिए, माना गोला, मानक रूप में मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमने गोला मान लिया। इस गोले का जो केंद्र है डियर स्टूडेंट्स, पता है हम सबको, आपको पता है, -u माइनस v माइनस w, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो भी हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ये गोले की त्रिज्या हो गई। अब कोई समतल गोले का स्पर्श समतल होगा, ये कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक गोला ले लेते हैं। जैसे गोले का डायग्राम हमने मान लीजिए इस तरीके से बना लिया, और इसके किसी बिंदु पर मान लीजिए ये कोई स्पर्श रेखा है। तो इस स्पर्श रेखा के द्वारा जो पृष्ठ बनाया जाएगा वही स्पर्श समतल होगा। तो अभी इसको इसी तरीके से अपन दर्शा लेते हैं। ये गोला है कोई, यहां पर गोले का केंद्र हो गया जो हमने निकाला है C, और इस C को अगर हम इस स्पर्श रेखा से या स्पर्श तल से मिलाते हैं, ठीक है, लंब डालते हैं, तो C बिंदु से हमने इस समतल के ऊपर लंब डाला तो ये गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अगर ये त्रिज्या के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो तल है ना, ये इसको स्पर्श कर रहा है। तो यहां पर यही फॉर्मूला हो गया कि गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब अगर त्रिज्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या के बराबर, तो ये तल गोले का स्पर्श तल कहलाता है। तो यही अब हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए, देखिए, यदि यह समतल गोले का स्पर्श तल है तो गोले के केंद्र -u माइनस v माइनस w से समतल Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी पर डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। तो देखिए, इस बिंदु से हम इस समतल के ऊपर अगर लंब डालते हैं तो एक्स वाई जेड की जगह ये बिंदु रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का LU माइनस MV माइनस NW, और P को भी इधर ले आते हैं तो ये P हो गया, और अपॉन में एक्स वाई जेड के गुणांक वर्क करके जोड़ने तो लंब की लंबाई आ जाएगी, यानी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स लंब की लंबाई हो गई, बराबर गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। तो गोले की त्रिज्या है अंडर रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर और माइनस D। ये गोले की त्रिज्या हो गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर की सभी टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया LU प्लस MV प्लस NW प्लस P इक्वल टू, ये अंडर रूट की टर्म इधर गुणा हो जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और दूसरा अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर
माइनस डी। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। वर्ग करने पर, तो वर्ग करने से एक तो ये चिन्ह माइनस का प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एल यू प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी का होल स्क्वायर, और इधर से अंडर रूट हट जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका भी अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी। तो ये वो प्रतिबंध हो गया जो किसी समतल को गोले का स्पर्श समतल बनाएगा। ठीक है, तो या तो हम इस फॉर्मूले के रूप में इसको याद रखें और एल एम एन और यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यू इसके अंदर पुट करें। लेफ्ट और राइट की दोनों तरफ के आंसर अगर समान आ जाते हैं तो वो समतल गोले का स्पर्श समतल बन जाएगा, और नहीं आते हैं तो नहीं बनेगा। या फिर अगर हमको प्रतिबंध ज्ञात करना है गोले के स्पर्श समतल होने के लिए तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये निकाला है कि सबसे पहले गोले का केंद्र और त्रिज्या पता कर लो क्या क्या है, फिर गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब डालेंगे जो गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, तो बराबर में त्रिज्या लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्पर्श करने का प्रतिबंध आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही प्रतिबंध है, इसी तरीके से हम प्रश्नों को करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ जरूर शेयर करें, और अगर इस वीडियो को देखने पर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।